the concept of potential energy. ठीक है? Okay, fine. So yesterday we discussed about concept of potential energy. So we will continue with that today. और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, दिस इज अबाउट मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन. ठीक है? सो द टॉपिक वी हैव इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो सबसे पहले हमें समझना है कि हाउ डू वी कैलकुलेट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी पार्टिकल. So first of all, what you need to remember that the total mechanical energy of any object okay, we will represent it by the symbol E. It is the sum of potential energy and kinetic energy. तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो इफ यू ऐड द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज नोन एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी. अब सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें कि इफ वी हैव अ सिस्टम विच इज ड्रिवन बाय ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो let us consider a particle or any object, whatever you want, under the action of conservative forces only. ओके इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि द फोर्सेस doing work on the particle are all conservative. तो जो भी फोर्सेस इस पार्टिकल पे, इस ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, वो सारे कंजर्वेटिव है, राइट? ऑल दोज फोर्सेस आर सच दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो. अगर ऐसा है तो हमें पता है कि कल हमने डिस्कस किया था कि व्हेनेवर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगा. सम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल ऑकर व्हेनेवर सम वर्क इज बीइंग डन. एंड अगर वर्क डन होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होगा. So we can say that for a small displacement, for a small displacement, let's take it as delta x. ठीक है? अगर हमने डेल्टा x अमाउंट का एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, वी नो कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा? हमने पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स या डेल्टा एक्स. क्लियर? क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है, तो जो नेट फोर्स होगा वो भी कंजर्वेटिव ही होगा. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एफ डी एक्स. बट according to work energy theorem, what we have discussed कि change in kinetic energy is also equal to work done, and total work done क्या होगा? force multiplied by displacement, क्योंकि यहाँ पे सारे forces conservative ही है. तो इफ यू ऐड दिस टू इक्वेशंस, अगर तुमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया, तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा, राइट? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो. मतलब
अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज इक्वली नेगेटिव होगा। दैट मीन्स इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। या अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वली पॉजिटिव होगा। मीन्स द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो अगर हमारा डेल्टा यू और डेल्टा के का सम जीरो है, दिस मीन्स दैट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी जस्ट नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। एंड you can write that delta of u plus k will be equal to 0, यानी अगर मैं पोटेंशियल और काइनेटिक को ऐड कर दूं, वो जो सम आएगा उसका चेंज जीरो आएगा, राइट। इंडिविजुअली पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज, इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो चेंज, okay, but the sum will not change, which means that the value of u plus k, which is our total mechanical energy, will remain constant, right? The sum u plus k, which is equal to our total mechanical energy, will remain constant. So what does it mean? So what does it mean actually? So simply we can say, in a statement we can say, if all the forces, if all the forces doing work on a system are conservative, then its total mechanical energy will remain constant. Okay, it will remain constant with respect to time as well as with respect to position. हर point of the path पे या हर you can say position पे as well as हर instant of time पे total mechanical energy constant रहेगा, यानी kinetic energy बढ़ेगा तो potential energy घटेगा and vice versa. Okay, this means we can also say that u max प्लस के मिन, मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी होगा मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी होगा मिनिमम, विल बी सेम एज यू मिनिमम प्लस के मैक्सिमम, means when potential energy is minimum kinetic energy is maximum and both will be equal to E। यानी अगर हमने किसी पार्टिकल को थ्रो किया, सपोज इनिशियली इट हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मान लो ग्राउंड से थ्रो किया, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा विथ हाइट, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। एट द हाईएस्ट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी विल बिकम मिनिमम, दैट इज जीरो। यानी जब मैंने ग्राउंड से उस ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया तो वहां पे एनर्जी कंप्लीटली काइनेटिक था, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो एनर्जी कंप्लीटली क्या बन गया, पोटेंशियल बन गया। इज दैट क्लियर? सो व्हेनेवर u is maximum, k is minimum and vice versa, but their sum will remain as constant. Okay, this particular statement is known as the principle of conservation of mechanical energy. So this is the statement of the conservation of mechanical energy का principle. याद रहे टोटल एनर्जी जो होता है कंप्राइजिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, पर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट तभी होगा व्हेन द फोर्सेस व्हिच आर डूइंग वर्क आर कंजर्वेटिव। अगर उनमें से कोई भी नॉन कंजर्वेटिव निकला तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट अंडरस्टूड? बात यहाँ पे हमें याद रखना है कि जब हम मैकेनिकल एनर्जी का बात करते हैं, इट इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। एंड आई टोल्ड यू दैट पोटेंशियल एनर्जी तभी डिफाइंड होगा जब ऑब्जेक्ट किसी फोर्स के प्रेजेंस पर रहेगा। नाउ रिमेंबर दैट इफ any object
if any object is present at any point in a given फोर्स फील्ड, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फोर्स फील्ड में किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है तो हमें पता है इट्स काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मास इंटू स्क्वायर ऑफ स्पीड। अब ना तो मास नेगेटिव हो सकता है ना स्क्वायर ऑफ स्पीड नेगेटिव हो सकता है, तो वी कैन से इट्स काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो तो हो सकता है, ठीक है, मोर देन जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब वी कैन से दैट E माइनस यू, के प्लस यू ई था तो E माइनस यू के होगा, मस्ट बी मोर देन इक्वल टू जीरो, और वी कैन से E मस्ट बी मोर देन इक्वल टू यू। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल किसी भी पॉइंट इन स्पेस में तभी एग्जिस्ट कर पाएगा, किसी भी फोर्स फील्ड में तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो उसके पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगा या इक्वल होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी से कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, एंड इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट लेट अस टेक अ प्रॉब्लम। ठीक है, कहाँ पे ये हम लोग यूज करेंगे प्रैक्टिकली, तो यू कैन कम टू दिस योर एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर एंड एक्सरसाइज में अगर आ जाओ तो देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, राइट। द क्वेश्चन नंबर इज 5.3। इस ग्राफ को देखो तो इस ग्राफ में हमें क्या दिया हुआ है, हमें पोटेंशियल एनर्जी को V लिखा गया है, बुक में हमने U लिखा है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो पोटेंशियल एनर्जी V इज बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट X पोजीशन। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है इट शोज हाउ पोटेंशियल एनर्जी इज वैरिंग विद पोजीशन X। हमें बताना है कि अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी है कैपिटल E, तो ये जो रीजियंस है अलग अलग, देखो यू कैन सी वन रीजियन to the left of zero, that is you can call it x equal to x is lying between minus infinity to zero। एक रीजन है फ्रॉम जीरो टू ए, एक रीजन है फ्रॉम ए टू बी, एक और रीजन है फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स, मीन्स फ्रॉम बी टू प्लस इंफिनिटी। हमें बताना है कि इन विच पर्टिकुलर रीजन द पार्टिकल मे एग्जिस्ट एंड इन विच रीजन द पार्टिकल विल नॉट एग्जिस्ट। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो मैंने क्या बताया, अगर पार्टिकल को कहीं भी एग्जिस्ट करना है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होना पड़ेगा। अब तुम देखो अगर तुम जीरो से लेके लेफ्ट साइड वाला पार्ट में जाओ, मैकेनिकल एनर्जी E, पोटेंशियल एनर्जी V जीरो से कम है, तो यहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। जीरो से A पे भी सेम होगा, पर अगर तुम A से B की तरफ जाते हो, फ्रॉम A टू B, इफ यू गो टू द रीजन बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल एनर्जी है -V1, जबकि मैकेनिकल एनर्जी उससे ज्यादा है। दैट मीन्स द पार्टिकल विल एग्जिस्ट ओनली इन द रीजन A टू B। ठीक है, क्योंकि उसके अलावा बाकी जो रीजन्स है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा हो जा रहा है, जिसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। So the same argument you can also give for the first graph and the third graph and try to find out, as well as the fourth graph, and you can try to find out कि कहाँ कहाँ पे ये पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है और कहाँ कहाँ पे नहीं करेगा। क्लियर? सो दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट कि पार्टिकल के एग्जिस्टेंस के लिए काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी either zero or positive. It means mechanical energy must be more than the kinetic energy. Secondly, if you come to another kind of question, see this question number 5.4. क्या पूछा जा रहा है? The potential energy function for a particle executing linear simple harmonic motion. It is a kind of oscillation actually. ठीक है, to and fro motion है. ठीक है, and the potential energy is given by half kx square. जैसे स्प्रिंग में हमें मिला था वैसा ही है. For k equal to 0.5, show that a particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back. टर्न बैक मतलब जैसे स्प्रिंग में मान लो मैंने एक स्प्रिंग को खींच के छोड़ा, तो पहले वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन जाएगा, फिर उसको क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, फिर वापस आएगा। तो जिन पॉइंट से वो डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है, दैट इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट्स। तो इट विल टर्न बैक फ्रॉम द पॉइंट्स x इक्वल टू प्लस माइनस 2 मीटर। ये हमें शो करना है।
तो कैसे करेंगे? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5.4 ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5.4। तो वेरी सिंपल, यू नो दैट एट द टर्निंग पॉइंट्स, मैंने क्या बताया अभी? टर्निंग पॉइंट्स मतलब जहां से वो लोग घूम गए। और घूम क्यों गए? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो किस पॉइंट से वो घूम जाएगा या नीचे आ जाएगा? ऑब्वियसली हाईएस्ट पॉइंट जहां पे उसका स्पीड 0 हो गया। तो इट इज ऑब्वियस दैट एट द टर्निंग पॉइंट्स the speed of the object will be 0, right? That means kinetic energy will be equal to 0, right? And if kinetic energy is 0, then obviously we can say that total mechanical energy must be equal to the potential energy, right? टर्निंग पॉइंट्स पे जाके काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा बिकॉज स्पीड बिकम 0, तभी तो वहां से घूम रहे हैं, तो और आगे जाता। एंड अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो E और U इक्वल होगा। Now, according to the question, our mechanical energy is given as 1 joule, and potential energy का formula क्या था? half kx square. The value of potential energy was half kx square. So obviously you can say that 1 joule will be equal to half k का value कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? C. The value of k is given as 0.5. तो हाफ इंटू 0.5 मतलब भी हाफ ही होता है। ठीक है, तो आई एम रीराइटिंग दिस 0.5 एज 1/2। वी कैन राइट दैट। इसमें आएगा न्यूटन पर मीटर, राइट? स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट multiplied by x square. So obviously we can say that the value of x square will be equal to 4 in meter square. ठीक है, क्योंकि जूल मतलब न्यूटन मीटर होता है, तो न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, यानी ऑब्वियसली वी कैन से दैट x विल बी इक्वल टू +-2। सो वी कैन इजीली प्रूव कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पार्टिकल है, जो इस पोटेंशियल फील्ड में घूम रहा है, वो +-2 मीटर तक जा सकता है फ्रॉम द मीन पोजिशन, फ्रॉम द 0 मार्क, और वहां से वो टर्न बैक करेगा। इज दैट क्लियर? Is this? दूसरा, let us come to some examples, as I told you before also, कि ऐसे कई questions है, ऐसे कई examples है जिन्हें हम बहुत ही सिंपल तरीके से just by using energy concept को solve कर सकते हैं, बिना फोर्स में गए हुए, बिना कोई डिफरेंशियल इंटीग्रेशन यूज किए हुए। हम बहुत सिंपल तरीके से just by using concept of energy we can solve such problems। अब इसके लिए let me come to an example। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा, इफ यू जस्ट सी, इफ यू जस्ट चेक। तो यहाँ पे जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, दिस इज एग्जांपल नंबर 5.8। ओके, एग्जांपल नंबर 5.8। तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है कि टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार विथ माउंटेड स्प्रिंग्स। मतलब देखा होगा तुम लोगों ने, एक एनसीएपी रेटिंग होता है, ठीक है? मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट कोलाइड करता है, क्रैश असेसमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कोई कार अगर किसी ऑब्स्टेकल के साथ या दूसरे कार के साथ कोलाइड कर जाए तो कितना सेफ्टी उसके अंदर होगा। तो दैट मीन्स हाउ वेल इट कैन रेजिस्ट एनी डैमेज टू द पैसेंजर्स इनसाइड। तो दैट इज मेजर्ड बाय सिमुलेटिंग कार एक्सीडेंट्स। तो हमारे पास एक कार है और वो कार एक मूव करता हुआ एक स्प्रिंग के साथ कोलाइड करता है, ह्यूज स्प्रिंग होता है, ठीक है? और हमें देखना है कि कहाँ जाके वो रुकता है या स्प्रिंग कितना कंप्रेस होता है। तो इट इज गिवन दैट देयर इज अ कार ऑफ मास 1000 kg, इट वाज मूविंग विद 18 km/h ऑन अ स्मूथ रोड, मतलब फ्रिक्शन नहीं था, एंड कोलाइडिंग विद अ हॉरिजॉन्टल माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट समथिंग, इट इज मेंशन्ड आउट हियर। ठीक है, ये जो वैल्यू है थोड़ा सा इसको हम लोगों को एक्चुअली देखोगे तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यूज थोड़ा सा अलग टाइप से दिया हुआ है। ओके, 5.25 10⁻³ है, बट इफ यू सी इन द प्रॉब्लम सोल्यूशन थोड़ा सा अलग हो सकता है। एनीवे, तो व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग? तो कैसे करेंगे? तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 5.8। तो मेरे पास यहाँ पे एक कार है, राइट?
This car was initially moving with certain speed. ओके इसका अपना कुछ स्पीड था, मान लो द स्पीड वाज u. तो जब ये यहाँ पे था तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इधर कोई और फोर्स है नहीं जो उसको अपोज कर रहा हो, या ऐसा कोई कंजर्वेटिव फोर्स लग नहीं रहा. तो हियर वी कैन से दैट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज बेसिकली हाफ mu². एंड अभी फिलहाल इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. वी डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार विथ रेस्पेक्ट टू द स्प्रिंग. ठीक है, और ग्राउंड को अगर हम जीरो लेवल मान ले तो इसका कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है. और पहले यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ था. द स्प्रिंग वाज इन नॉर्मल लेंथ, नेचुरल लेंथ. तो इसके अंदर भी कोई स्ट्रेचिंग कंप्रेशन नहीं है, तो इसका भी कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं होगा. अब जब ये कार जाके स्प्रिंग को धक्का मारेगा तो क्या होगा, स्प्रिंग धीरे धीरे कंप्रेस होगा, और जितना स्प्रिंग कंप्रेस होगा इट विल ट्राई टू स्ट्रेच बैक. तो वो कार को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स लगाएगा. लगाते लगाते इन दिस कोर्स ऑफ टाइम जब हमारा स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड हो जाएगा, देन द अपोजिंग फोर्स ऑन द कार विल आल्सो बी मैक्सिमम, यानी कार रेस्ट पे आ जाएगा. उसके बाद क्या होगा, स्प्रिंग वापस स्ट्रेच करेगा एंड द कार विल बी पुश्ड बैकवर्ड्स. So what we can say that for the maximum compression of the spring, for the maximum compression of the spring, the car will momentarily come to rest. The car will momentarily attain zero velocity. यानी जब हमारा स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा उस इंस्टेंट पे हमारा कार का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. So now we can say that the decrease in kinetic energy of the car, obviously, right, decrease in kinetic energy must be equal to what, increase in potential energy. क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्क इज बीइंग डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, और हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, कल हमने पढ़ा था. तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार कितना हो जाएगा, हाफ mu² माइनस 0. एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितना हो जाएगा, हाफ kx², वेयर x m रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम कंप्रेशन. तो इफ यू कैंसल आउट हाफ फ्रॉम बोथ साइड्स तो xm कितना आ जाएगा रूट ओवर ऑफ m/k, एंड u² का रूट मतलब u बचेगा. So now just you simplify these values. m का वैल्यू कितना दिया हुआ था 1000 kg. k का वैल्यू कितना दिया हुआ था, the value of k was 5.25 10 to the power 3. ठीक है, and u was 18 किलोमीटर पर आवर. u was 18 किलोमीटर पर आवर. कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज 5 मीटर पर सेकंड में, अगर हमें मीटर में आंसर चाहिए तो. एंड दिस वैल्यू ऑफ k इज 5.25 10 to the power 3. इज दैट क्लियर? Understood? So if you just simplify this, you will get the compression of the spring in meter कि maximum compression कितना होगा. तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल में वैल्यूज है, there is a slight misprint. If you see the solution, ठीक है, if you see the solution, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है that is coming as 2 मीटर, एंड ये 2 मीटर आंसर आने के लिए the value of k which you need to use, क्योंकि यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी 1.25 10 to the power 4 है, तो वैल्यू ऑफ k अगर तुम इसमें पुट करोगे तो ये 5.25 से नहीं होगा, 6.25 से होगा. ठीक है, सो देयर विल बी अ स्लाइट चेंज इन द वैल्यूज इफ यू वांट टू गेट द रिजल्ट ऑफ द बुक, बट अल्टीमेटली हमारा जो process of solution है, that is the same process. Okay, so this is about conservation of mechanical energy and how we can deal with problems based on that. So is this clear to everyone?